गायत्री की दो बहुएं थी। बड़ी बहू पारुल जो कि गरीब घर से थी और छोटी बहू हिमानी जो कि अमीर परिवार से थी। गायत्री की दोनों ही बहुएं गर्भवती थी और दोनों को ही 8 महीने पूरे हो चुके थे। इस खुशी में गायत्री ने अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म रखी थी। उन दोनों के मायके वाले उनके लिए तोहफे लेकर आते हैं। जहाँ हिमानी की अमीर माँ गरीब बहू पारुल की गरीब माँ को गरीबी का ताना कसते हुए कहती है, ये क्या, अपनी बेटी की गोद भराई में तुम ये क्या 1 किलो का घी का डिब्बा लेकर आ गई? भला ये कोई तोहफा होता है? एक मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए सोने का हार, महंगे कपड़े, ढेर सारी मिठाइयाँ और फल फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तुम्हारी तरह नहीं 1 किलो घी उठाया और आ गई बेटी की गोद भराई में। क्या माँ, तुम भी इन गरीबों को ये सब बता रही हो? फिर उन दोनों की सास गायत्री बोली, ये सब बातें छोड़िए ना बहन जी, और यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं अभी कुछ नाश्ता पानी लाती हूँ। कुछ देर बाद उनकी गोद भराई की रस्म होती है, जहाँ अमीर रमोला सिर्फ अपनी बेटी के लिए तोहफे लाई थी। वहीं गरीब लता अपनी बेटी पारुल के साथ साथ उसकी देवरानी हिमानी के लिए भी घी लेकर आई थी। ले बेटी, ये घी तेरे लिए। गैया जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा दूध देती है, उसी के माखन का घी बनाना शुरू कर दिया था तुम दोनों के लिए जब से ये खुशखबरी मिली थी। नहीं 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 नहीं, मैं ये लोकल घी नहीं खाती, बल्कि ब्रांड का ही घी खाती हूँ। मुझे नहीं खाना ये, आप इसे ले जाइए। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए मॉल से महंगे कपड़े और ये खिलौने लेकर आई थी। ओ माँ, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे मेरी बेटी का पहला बच्चा है तो इन सब की जरूरत कैसी नहीं थी? पारुल बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ये गोंद के लड्डू बना कर लाई थी। इस हालत में ये खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हिमानी बेटी, तुम भी खा लेना। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे पारुल बेटी, इस हालत में भी घर के काम करती रहना, इससे हमारा शरीर ज्यादा ठीक हो जाता है और बच्चा होने में आसानी होती है। यही बात तो मैं दोनों बहुओं को समझाती हूँ बहन जी, लेकिन मेरी बेटी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बेटी बस आराम करना। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना समझती हो। नहीं तो मेरी ये सास तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है कि बहू ये कर ले, वो कर ले। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अमीर घर की है, मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसी तरह खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ दोनों बहुओं की गोद भराई हो जाती है और सब मेहमान वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी के लिए ट्रक भरकर सामान भिजवाती है, जिसमें बच्चे का पालना, उसके कपड़े, खिलौने और अलमारी जैसी खूब सारी चीजें होती हैं। अपने अमीर मायके का ये रुतबा देख अब हिमानी और भी घमंड में रहने लगती है। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, जबकि गरीब बहू पारुल अभी भी घर के सारे काम अकेले ही करती है। मेरी बड़ी बहू भी गाय है गाय, जेठानी होकर भी सारा काम खुद ही करती है। और एक मेरी वो अमीर बहू, उसे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है जैसा बच्चा जन्ने वाली है इस दुनिया की पहली औरत है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज, माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया अस्पताल जाने का। तू चिंता मत कर बहू, मैं अभी अशोक को फोन कर देती हूँ, हम तुझे अस्पताल लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ वो नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को जन्म देती है। फिर अगले दिन हिमानी को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। सास उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ वो सरकारी अस्पताल को देखकर कहती है, नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस बेकार से सरकारी अस्पताल में हो। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देना। मैं कल को फोटो सोशल मीडिया पर डालूंगी तो मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी। मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ, वही मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएगी। नहीं नहीं, मैं अंकुर को बोलती हूँ, वो वहाँ से अकाउंट में पैसे भेज देगा। तेरी डिलीवरी प्राइवेट में ही होगी। सास उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ ऑपरेशन से उसका बच्चा होता है और पूरे 1 लाख का बिल बन जाता है। दोनों बहुओं की डिलीवरी की खबर मिलते ही उन दोनों की माँ वहाँ आ जाती है, जहाँ अमीर बहू की माँ उससे मिलकर वहाँ से निकल जाती है। वही गरीब बहू की माँ गायत्री से कहती है, मैं जानती हूँ बहन जी, आपकी दोनों बच्चों की देखभाल के लिए मुश्किल हो गई, इसलिए आपकी मदद के लिए मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी। ये सुनकर गायत्री खुश होती है। अब वो दोनों बहुओं को लेकर घर आ जाती है, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी होने के चलते पारुल आराम से अपने बच्चे को दूध पिला पा रही थी। वहीं अमीर बहू को ऑपरेशन के चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक रोज उसका बच्चा पालने में रो रहा था, तभी वहाँ पारुल अपने बेटे को गोद में उठाए आती है। वो अपने बेटे को बिस्तर पर रखती है, फिर उसके बच्चे को पालने से उठाकर उसकी गोद में देती है। लो अब इसे दूध पिलाओ। हिमानी उसे दूध पिलाती है। मैं भी कैसी माँ हूँ, ऑपरेशन हुआ है तो अपने बच्चे की मालिश भी नहीं कर पा रही। तभी वहाँ उसकी सास और जेठानी की गरीब माँ भी आ जाती हैं। इसीलिए कहती थी बहू कि थोड़ा काम काज कर ले घर का। अगर तूने भी अपने शरीर से उस वक्त काम कर लिया होता तो आज तेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती और तू भी अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रख पाती।
खैर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ ना। अब मैं तुम्हारे बच्चे की मालिश भी कर दिया करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं उस वक्त माँ जी आपकी बात सुन लेती तो आज मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी से मिलने आती है तो हिमानी उसे अच्छे से सुनाती है। कोई जरूरत नहीं है माँ ये सब नाटक करने की, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? उस वक्त तो आप अस्पताल से देखते ही ऐसे भाग गई कि कहीं आपको और भाभी को मेरी और मेरे बच्चे की सेवा न करनी पड़े। और आज जब मैं और मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गए तब आप आई हैं 2 महीने के बाद। अब आपके इस झूठे प्यार की जरूरत नहीं है हमें। अब रमोला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। अब वो अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती। अब अमीर बहू भी अपनी गरीब जेठानी के साथ खुशी खुशी रहती है। बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के उदयपुर में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में पानी की बड़ी किल्लत थी। उस गांव में माया अपने पति रवि के साथ रहती थी। रवि मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। एक रोज रवि उदास मन लेकर घर लौटा तो देखा कि माया अपने 2 महीने के बच्चे के साथ खेल रही थी। अरे आ गए आप? हाँ माया, आ गया हूँ। अले मेला बच्चा मम्मा के साथ खेल रहा है। रवि ने माया की गोद से बच्चे को उठा लिया और उसके साथ खेलने लगा। लेकिन माया को समझ आ गया था कि रवि का मन कुछ उदास है। क्या हुआ रवि, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माया, हम गरीबों की जिंदगी में साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही खुशियाँ आती हैं। बाकी पूरी जिंदगी तो हम लोग दुखी ही रहते हैं। अरे ऐसा क्यों बोलते हैं आप? हर किसी का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। माया, जहाँ मैं काम करता था वो काम भी बंद हो गया। अब फिर से काम ढूंढना पड़ेगा। मैंने सोचा था जब तक मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा होगा फिर मैं उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और उसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। आप अभी से इतना परेशान मत होइए। अभी हमारा बच्चा बहुत छोटा है, तब तक कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे शालिनी, तू अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। विनोद जी, आप भी अंदर आइए, शर्मा क्यों रहे? अरे मैं क्यों शर्माऊंगा साली साहिबा। माया की बहन शालिनी और उसका पति विनोद घर के अंदर आ गए। वो लोग रवि से बातचीत करने लगे। तब तक माया सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आई। शालिनी का पति अमीर था। वो माया और रवि की तरह गरीब नहीं थे। माया, मैं तेरे बच्चे के लिए ढेर सारे कपड़े, चॉकलेट्स और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे शालिनी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तेरे लिए नहीं लाई हूँ, इस बच्चे के लिए लाई हूँ। वैसे शालिनी, अचानक कैसे आना हुआ? मुझे लगता है शालिनी को बताते हुए शर्म आ रही है। मैं ही बता देता हूँ। अब कहानी कुछ समय पहले फ्लैशबैक में चली गई, जहाँ पर शालिनी अपने आलीशान घर में बैठकर अपने पति विनोद से बात कर रही थी। विनोद, मैं माया से 3 साल बड़ी हूँ। हमारी शादी के 3 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी एक भी औलाद नहीं हुई। उसकी 1 साल में ही हो गई। अब कर भी क्या सकते हैं शालिनी? लेकिन अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। हम अपनी पूरी जिंदगी बिना औलाद के कैसे जी पाएंगे? अगर कहो तो बताओ। हाँ हाँ बताओ, मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम माया के बच्चे को गोद ले ले? हमारे पास बहुत पैसा है। हम उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी जगह रखेंगे, अच्छे से पालेंगे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या माया मानेगी? अरे मानेगी क्यों नहीं? पैसों में बड़ी ताकत होती है। उसे हम लालच देंगे ना कि हम उसके बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, करोड़ों रुपए उस पर खर्च करेंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी चलते हैं। रास्ते में उसके बच्चे के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी ले लेंगे, तो वो जरूर मान जाएगी। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। माया अपने बच्चे को गोद में लेकर शालिनी की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। माया, तो कितनी मतलबी निकली। जरा सोच, हम तेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनाएंगे, अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, तो जरा सोच, बड़ा होकर क्या हीरा बन जाएगा तेरा बेटा। शालिनी, मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तूने ये कैसे सोच लिया कि पैसों के लालच में मैं तुझे अपना बेटा दे दूंगी? प्यार और ममता की दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। ये बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है माया। अगर तूने हमें अपना बच्चा गोद नहीं दिया तो हम आज के बाद तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। तो हर बार मुझसे पैसों की मदद मांगती थी ना, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। इससे पहले कि माया कुछ बोल पाती, उसका पति रवि बोला। देखिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि माया आप लोगों से पैसे की मदद मांगती थी। हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते। हमसे जितना हो पाएगा उतना हम अपने बच्चे के लिए करेंगे। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। शालिनी, चलो यहाँ से। इन गरीब लोगों को बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं आता। इतने में शालिनी ने गुस्से में माया की गोद से उसका बच्चा छीना और वहाँ से भागने लगी। पीछे पीछे विनोद भी भागने लगा। उसने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की और बच्चे को लेकर वहाँ से भाग गए। माया और रवि बहुत परेशान हो गए। रवि हमारा बच्चा लेकर भाग गए वो लोग। रवि, हमारे बच्चे को बचाओ, उसे जल्दी से लेकर आओ मेरे पास, वरना मैं मर जाऊंगी। वो तुम्हारी बहन है, कोई किडनैपर नहीं है। मैं शाम को जाऊंगा, अपने बच्चों को लेकर आऊंगा। माया अपने बच्चे की याद में रोने लगी। वो एक पल के लिए भी अपने बच्चे को अपनी पलकों के सामने से नहीं हटाती थी। खैर,
शाम को रवि विनोद के घर के बाहर पहुंचा। उसका घर बहुत आलीशान था। बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे। जैसे रवि घर के अंदर जाने लगा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। ओए भिखारी, कहाँ घुसा जा रहा है? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरे बहनोई का घर है, मुझे जाने दीजिए। हाँ हाँ पता है, उन दोनों ने ही मना किया था कि तुम्हें अंदर ना आने दें। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जिद करे तो उसकी टांगे तोड़ देना। रवि की आवाज सुनकर उसका बच्चा घर के अंदर जोर जोर से रोने लगा। वो शायद अपने पिता की आवाज पहचान गया था। रवि ने भी उसकी आवाज सुन ली। मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे अंदर जाने दो। मैं आ रहा हूँ मेरे बेटे, फिक्र मत कर, तेरा बाप आ गया है। जब रवि ज्यादा जिद करने लगा तब सिक्योरिटी गार्ड वालों ने उसे बहुत मारा। रवि को बहुत चोट आ गई और वो घर लौट आया। माया उसे देखकर गुस्से से लाल हो गई। ऐसी बहन होने से तो अच्छा 1 करोड़ दुश्मन पाल लो। देखो क्या हालत कर दी आपकी उन लोगों ने। कोई बहन ऐसा करती है क्या? आप यहीं आराम करो, मैं अभी जाती हूँ, अपने बच्चे को लेकर आती हूँ, देखती हूँ मुझे कौन हाथ लगाता है। माया पैदल ही दौड़ते दौड़ते शालिनी के बंगले के बाहर पहुंच गई। गार्ड उसे पहचान गया। इससे पहले कि गार्ड उसे रोकता, माया बोली, अगर एक औरत को तुमने हाथ लगाने की भी कोशिश की तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। ऐसी धाराएं लगा दूंगी। मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, किसी दूसरे के घर नहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स माया को देखकर डर गए और उसे घर के अंदर जाने दिया। माया सीधे अपने बच्चे की आवाज सुनकर उसके कमरे में पहुंच गई और बच्चे को उठाकर वहां से जाने लगी। पर तभी वहां पर विनोद और शालिनी आ गए। इतने में माया ने किचन से कुछ बर्तन उठाए और फेंक फेंक कर शालिनी और विनोद की खोपड़ी तोड़ दी। रुक जा शालिनी, रुक जा, अभी वो बहुत गुस्से में लग रही है। मेरी तरफ अगर बढ़ने की कोशिश भी की तो या तो मैं अपने बच्चे के साथ खुद मर जाऊंगी या तुम दोनों को मार डालूंगी यहीं पर। अभी तक तुम लोगों ने मेरी ममता देखी है, नफरत नहीं। माया अपने बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। अमीर परिवार में शादी क्या हो गई, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। 3 साल रवि ने खूब मेहनत की। उसने अपने बच्चे का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। रवि, हमारा बेटा स्कूल चला जाता है, मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। मैं घर के बाहर चाय और पकौड़ी बनाकर बेचती हूँ, जिससे कमाई भी हो जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। वैसे तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारा काम चल गया तो मैं भी यही काम करने लगूंगा और हम दोनों मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ एक काम और करेंगे। हमारे राजस्थान में लोगों को पानी की बड़ी समस्या है। जो लोग बाहर से घूमने आते हैं उन्हें भी यहाँ रेगिस्तान में पानी की समस्या होती है। तो हम लोग मुफ्त में उन लोगों को पानी पिलाएंगे। पानी पीने के बहाने वो लोग कुछ न कुछ तो खाएंगे ही। बिल्कुल सही कहा आपने। अगले दिन से माया ने घर के बाहर चाय पकौड़ी बेचना शुरू कर दिया और मुसाफिरों को मुफ्त में पानी पिलाना भी शुरू कर दिया। इस वजह से लोग अब उसकी दुकान पर खूब आने लगे और सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर भीड़ ही लगी रहती थी। माया के हाथों से बने पकौड़े खाकर लोगों का मन तृप्त हो जाता था। जब उसकी दुकान खूब चलने लगी तो रवि ने भी दूसरे की नौकरी करना छोड़ खुद ही घर के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया, जिसमें वो लोगों को 50 रुपए में भरपेट खाना खिलाने लगा। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए और उनका बेटा नीरज अब बड़ा हो गया। एक दिन वो बहुत खुशी खुशी अपने घर लौटा। माँ, पापा, मैंने इंटर के एग्जाम में टॉप किया है। मुझे बहुत बड़े कॉलेज की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है। मैं उस कॉलेज से कोई भी डिग्री मुफ्त में कर सकता हूँ। देखा माया, मैंने कहा था ना कि हमारा बेटा एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। पापा, मैं MBA करूंगा और आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बनाऊंगा। नीरज ने MBA करने के बाद अपने माँ बाप का बिजनेस बढ़ाया और सिर्फ 5 साल के अंदर वो बहुत बड़े होटल का मालिक बन गया। माया की बहन उसके पास आई और दोनों ने माया और उसके पति से माफी मांग ली। अब सब लोग